स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मैथ्स विथ एम एच सोनी के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हम मैट्रिसेस जिसका पार्ट नंबर 2 है उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और कुछ अन्य मैट्रिसेस रिलेटेड प्रॉब्लम। आज हमारा ये इंट्रोडक्शन नंबर 2 है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे? यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने कोई भी ए मैट्रिक्स ली है जिसके अंदर एलिमेंट्स है हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 एंड 9। ये मैट्रिक्स 3x3 की है। इसका इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बना दिया है। किसी भी मैट्रिक्स को किस प्रकार से ऑर्डर में लिखा जाता है और कौन सी उसकी रो होती है। वैसे कि जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास ऑलवेज क्या होती है? रोज। एंड जो वर्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। तो ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं ट्रांसपोज की। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? जैसे कि हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे? तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन क्या होती है वो अभी लिख लेते हैं हम। मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय तो फ्रेंड्स, ये हमारी मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन क्या बोलती है कि मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रो विथ कॉलम्स। मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर हम किसी भी रो को किसी भी कॉलम के अनुसार बदल दें तो वो उसका ट्रांसपोज आता है। जैसे कि अभी हम इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने ये एक मैट्रिक्स लिया अभी थोड़ी देर पहले, ए इक्वल टू ये हमारी मैट्रिक्स थी। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा देखते हैं। तो इस मैट्रिक्स के हम ट्रांसपोज की बात करते हैं। तो ये रो है ना हमारी, रो 1, इसको रो 1 बोलते हैं, इसको रो 2, इसको रो 3। तो ये जो भी रो है इसको हम कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? उसी मैट्रिक्स को हमने वापस लिखा। अब हमारे पास ये 1 2 3 ये रो, फर्स्ट रो है ना हमारे पास, इस फर्स्ट रो को क्या कर देंगे? कॉलम के अनुसार चेंज कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट रो थी ना, इसको 1 2 एंड 3। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी इसको वर्टिकल लाइन में लिख दिया। एंड सेकंड R2 है, इसको क्या कर देंगे हम? C2 के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि 4 5 6 पहले हॉरिजॉन्टल में था, अब इसको क्या कर देंगे? वर्टिकल में कर देंगे। कर दिया। अब R3 है हमारे पास, R3 को हम किस में कर देंगे? C3 के अंदर। 7 8 एंड 9 मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज की यहाँ पे क्या बात हुई कि कोई भी मैट्रिक्स, जैसे कि पहले जो मैट्रिक्स थी उसकी रो को हम कॉलम के अनुसार चेंज कर देंगे तो वह मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगी। अंडरस्टैंड? जैसे कि हमने ये मैट्रिक्स ली थी, उसको हमने रोज को कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया और ऑर्डर हमारा ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी ये 3x3 की, वहाँ पे यहाँ भी 3x3 ही रहेगा क्योंकि हमने ये ए को ए ट्रांसपोज में चेंज कर दिया है। तो क्या होगा ट्रांसपोज की डेफिनेशन कि कोई भी मैट्रिक्स जिसकी रो को कॉलम के अनुसार चेंज कर देंगे तो वही उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब इट इज डिनोटेड बाई, इसको किस प्रकार से डिनोटेड करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाई ए ट्रांसपोज। कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज को हम ए की पावर के अंदर टी लिखते हैं या फिर और ए डैश से भी इसको डिनोट करते हैं। ये ए डैश और जो ए ट्रांसपोज है वह क्या है? इसके ए के क्या है? ट्रांसपोज है। मतलब कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है, ए टी की फॉर्म में या फिर ए डैश की फॉर्म में। तो आपने समझ लिया होगा कि ट्रांसपोज क्या होता है कि किसी भी रो के कोई भी मैट्रिक्स है उसको रो के कॉलम के अनुसार कन्वर्ट कर दो, उसी को क्या बोल देंगे हम? उसका ट्रांसपोज बोल देंगे। अब इस ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम। प्रॉपर्टीज
ऑफ ए ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आ रही है हमारी ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। कोई भी मैट्रिक्स होती है उसका होल ट्रांसपोज, उसके ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स हमारे को मिल जाती है। इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं हम। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स थी, हमने इसका क्या किया, ट्रांसपोज किया। अब इसी मैट्रिक्स को वापस इसका भी वापस ट्रांसपोज करेंगे तो वापस देखना हमें यही मैट्रिक्स मिल जाएगी। देखना 1 4 7 ये हमारे पास कोई भी रो है, इस रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 1 4 7 में आ जाएगा। 2 5 8 इसको 2 5 8 वर्टिकल में लिख दिया। 3 6 9 इसको 3 6 9 में लिख दिया। तो हमारे पास ये फिर से ए ही आ गया ना, देखिए ए ही आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स हमारे पास मिल जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज करें। इसका मतलब यही हुआ कि उसको किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज कर दे। कि कोई भी मैट्रिक्स जिसको हम पहले मल्टीप्लाई कर दे किसी भी रियल नंबर से, फिर बाद में उसका ट्रांसपोज करें, इसका मतलब क्या हुआ कि बाद में हमारे पास उसका ट्रांसपोज और वही मल्टीप्लाई करके मिलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। कि किसी भी मैट्रिक्स के ए, कोई भी दो मैट्रिक्स हमारे पास ए और बी, उन दोनों को जोड़ के फिर उनका ट्रांसपोज करेंगे और उनके अलग अलग का ट्रांसपोज करके फिर जोड़ेंगे, बात बराबर ही है, दोनों इक्वल है। ये बेसिकली प्रॉपर्टीज है इन सभी की। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, ए बी का होल ट्रांसपोज। यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ये नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इक्वल में क्या आएगा, ओनली बी ट्रांसपोज पहले आएगा एंड ए ट्रांसपोज बाद में आएगा। आपको एक बात बता दूं, मैट्रिक्स के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन किसी में फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब मल्टीप्लाई होता है ना मैट्रिक्स का, तब उसके अंदर ऑर्डर पेयर में फ़र्क पड़ता है, इसलिए वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होती। हमने ऑर्डर पेयर की बात पहले चैप्टर में कर दी है, जो हमारा बेसिक था उसके अंदर हमने सारी चीज़ें बता दी है। तो ये हमारी कोई 4 प्रॉपर्टीज़ थी किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की। क्या है ये आप वापस देख सकते हो, आप बुक के थ्रू इसको चेक भी कर सकते हो कि किसी भी एग्जाम्पल को लेके किसी के अंदर वेरीफाई कर सकते हो किसी भी मैट्रिक्स को। अब जब हमने ये ट्रांसपोज पढ़ लिया, क्या पढ़ा हमने ट्रांसपोज के अंदर कि कोई भी मैट्रिक्स है उसके रोज को कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो उसका एक वही उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा। उस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब मैट्रिक्स और ट्रांसपोज के उसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद में हमारे पास 2 मैट्रिक्स और ऑब्टेंड होती है। उन 2 मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, एक तो होती है पहले नंबर की साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम बात करते हैं किसी भी जो ट्रांसपोज से ऑब्टेंड हुई 2 मैट्रिक्स के अंदर पहली मैट्रिक्स की। तो पहली मैट्रिक्स कौन सी होती है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि ए ट्रांसपोज यदि ए के इक्वल हो जाएगा तो वह कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, एक समान। साइमेट्रिक का मतलब होता है एक समान, तो वह साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। डेफिनेशन से सीखते हैं कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि कोई एक मैट्रिक्स है ए, वह कौन सी है, स्क्वायर है, मतलब कि उसका m इक्वल टू n है, मतलब कि कोई रो और कॉलम है जो क्या है, दोनों इक्वल है। और क्या हो रहा है, उसका ए ट्रांसपोज मतलब कि उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वह उसी मैट्रिक्स के इक्वल है, देन वो वाली मैट्रिक्स ए वह क्या होगी, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो लेट्स टेक एन एक मैट्रिक्स एग्जाम्पल ए। हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स है -1 1 5 -1 2 1 5 1 3। हमारे को कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स लेनी है जिसका क्या होगा, जिसका जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज भी और सेम होएगा। अब हम देखते हैं कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा। ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, यहाँ पे क्या है 1 -1 5। अब इसको ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा, रो कन्वर्ट इनटू कॉलम। तो इसके फर्स्ट रो के अंदर कौन से एलिमेंट है,
1 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 एंड 5। सेकेंड -1 2 1, -1 2 1। थर्ड क्या है 5 1 3, 5 1 3, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो मैट्रिक्स ए है और ए ट्रांसपोज है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं दिख रहा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, -1 -1 5 5, इसी प्रकार -1 5 -1 5 2 1 2 1 1 3 1 3। तो मतलब कि ये ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। वापस समझ लेते हैं कि यदि कोई भी मैट्रिक्स ए है और उसका यदि हम ट्रांसपोज करते हैं, जो क्या आता है ए ट्रांसपोज आता है, तो वह दोनों यदि इक्वल है तो वह हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। अब आगे हम बात करते हैं जो कि इसका सेकंड पार्ट है, क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि इफ यदि हमारे पास कोई ए है जो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, then A is called as skew symmetric matrix। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स है, बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, एंड उसका ट्रांसपोज -1 -a के इक्वल आ रहा है, तो वह मैट्रिक्स कौन सी होगी, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हमने पढ़ा साइमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके अंदर क्या हो रहा था कि वो मैट्रिक्स थे ना, उसका ट्रांसपोज और दोनों सेम आ रहे थे, तब वो क्या हो गए साइमेट्रिक। साइमेट्रिक का मतलब क्या होता है, एक समान, मतलब कि समान का मतलब कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाएगा, मतलब कि समान हो जाएगा, लेकिन दोनों सेम आ जाएंगे। स्क्यू साइमेट्रिक का मतलब एक समान नहीं आएंगे, अलग अलग। स्क्यू साइमेट्रिक का मतलब अलग अलग आएंगे, अलग अलग तो आएंगे, लेकिन माइनस का नेगेटिव का साइन आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई भी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, बेसिकली सारी ये देखिए आप देख सकते हैं कि 3 इंटू 3 की मतलब कि ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं, इधर देते हैं ए ट्रांसपोज, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज देखेंगे तो क्या होगा, रो कन्वर्ट इनटू कॉलम 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 एंड 0 3 इंटू 3। अब आप देखिए ए ट्रांसपोज है, इसके अंदर से माइनस कॉमन लीजिए। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूं कि कोई भी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर प्लस या माइनस, जो प्लस तो क्या कॉमन लेंगे, लेकिन जब कभी भी हम माइनस कॉमन लेंगे ना, तो वो ना कि किसी एक एलिमेंट से आएगा, वो पूरे के पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स उनके अंदर सबके अंदर से कॉमन आएगा। तो अभी कॉमन लेते हैं, तो 0 के अंदर से माइनस 0 मतलब कि 0 होगा। इधर -1 है, -1 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या होगा, प्लस हो गया। इधर प्लस था तो माइनस हो गया। सिमिलरली यहाँ पे माइनस प्लस है तो यहाँ पे भी क्या हो गया, -1। इधर 0 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उधर -1 है तो 1 आ जाएगा, एंड -1 से +1, 1 से -1, एंड 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 इंटू 3। अब आप देखिए ए ट्रांसपोज के ऊपर देखिए ए को, और ए ट्रांसपोज इन दोनों मैट्रिक्स को चेक कीजिए आप। 0 0 -1 ये दोनों आगे, 1 0 -1 1 0 -1 1 0, ये सारे सेम आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव साइन आ रहा है, इधर नेगेटिव साइन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी दोनों साइड हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू -a ट्रांसपोज, मतलब
ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, यही बात हुई। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है ए कोई भी मैट्रिक्स है, उसका हम ट्रांसपोज करेंगे ना, तो वो ट्रांसपोज हमेशा नेगेटिव आएगा, उस ट्रांसपोज के इक्वल में आएगा ना, तब वो नेगेटिव रहेगा। मतलब कि ये हमने कोई मैट्रिक्स थी ए, उसका हमने ट्रांसपोज किया, फिर हमने उसमें से माइनस कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद में उन दोनों मैट्रिक्स को चेक किया तो वो दोनों सेम आ रहे थे, लेकिन साइन कौन सा आ रहा था, अपोजिट, माइनस आ रहा था। इधर माइनस चेक किया तो फिर क्या हुआ, मतलब जहाँ कभी भी ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए वाली कंडीशन फुलफिल हो, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि वहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए? साइमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता था, साइमेट्रिक मैट्रिक्स में था ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए था, मतलब कि ए और ए ट्रांसपोज दोनों सेम थे, वो तो कौन सी थी, साइमेट्रिक। और यहाँ पे यदि ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो गया तब यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, ओनली स्क्यू साइमेट्रिक, नॉट साइमेट्रिक। ओके, तो ट्रांसपोज से हमने दो मैट्रिक्स पढ़ ली, इस ये ट्रांसपोज से हुई है, क्योंकि ट्रांसपोज जब पहले आया नहीं था तो ट्रांसपोज ही नहीं किया, तो हमने साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक कहाँ से पढ़ते, लेकिन उससे पहले हमने ट्रांसपोज को पढ़ा और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। उसके बाद में क्या हुआ, ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास सामने आई, तो हमने इसके बारे में भी अध्ययन बताया। तो अब हम बात करते हैं, तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, हमारे सामने दो थ्योरम आई है, आरबीसी क्लास 12 के अंदर दो थ्योरम आई है। ये थ्योरम क्या बोल रही है कि फॉर एनी, फर्स्ट थ्योरम पढ़ रहे हैं हम, पहले दो थ्योरम पढ़ेंगे। तो थ्योरम नंबर 1 क्या बोल रही है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए विथ रियल नंबर एंट्रीज और एलिमेंट्स, मतलब कि जिसके अंदर क्या है, रियल नंबर्स एलिमेंट्स है, जिसके अंदर क्या, जिसके एलिमेंट्स क्या है, रियल नंबर है सारे। तो पहली कंडीशन क्या बोल रहा है वो कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू साइमेट्रिक होता है। समझ लेते हैं अभी, लेट अस एक्सप्लेन बाय एन एग्जांपल। दोनों जो कंडीशन है उनको हम एग्जांपल से ही समझते हैं। क्या बोल रहा है, पहले तो क्या बोल रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू साइमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू स्क्यू साइमेट्रिक। मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज करके उसको दोनों को जोड़ देंगे, हम ऐड कर देंगे, तब वह हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। एंड उन दोनों को यदि एक फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से माइनस कर देंगे तो क्या होगा, वो इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। फ्रेंड्स किसी भी मैट्रिक्स के एडिशन और सब्सट्रैक्शन अभी आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले ये थ्योरम पढ़ना जरूरी था, इसलिए हम इन दोनों थ्योरम को बता रहे हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास, लेट कोई भी है हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 5, 6, 7, और इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो कन्वर्ट इनटू कॉलम, मतलब 1 इंटू 5, 5, 6, 7। ये तो हमारे पास क्या हो गई, दो मैट्रिक्स हो गई, ए इज इक्वल टू ये ए मैट्रिक्स है और ये इसका ट्रांसपोज है। अब हमारी पहली कंडीशन क्या बोल रही है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम इन दोनों को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज किया हमने इक्वल टू 1, 5, 6, 7 प्लस ये वाली मैट्रिक्स 1, 5, 6, 7। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे, तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि कोई भी मैट्रिक्स होती है ना जिनको हम जोड़ते हैं, वह ना कि किसी पूरी मैट्रिक्स को कैसे कैसे जोड़ेंगे अभी बताता हूँ। ये वाला एलिमेंट प्लस ये वाला एलिमेंट बराबर हो जाएगा नेक्स्ट वाला एलिमेंट, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, एंड फाइनल जो हमारा एडिशन के अंदर जो हमारी आती है रिजल्टेंट हमारी मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगी हमारे को, वह इसी ऑर्डर की होगी। तो ये 2 इंटू 2 का है, ये भी 2 इंटू 2 का है, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास कैसा आएगा, वो भी 2 इंटू 2 का ही आएगा। तो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 है जो कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है हमारे 1 और 1, ये दोनों कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है इन दोनों मैट्रिक्स के अंदर। ये इसका कोरोस्पॉन्डिंग 6 हो गया, 7 का ये 7 ही है, एंड 6 का 5 हो गया। तो इन कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम जोड़ेंगे और उसके बाद में हम किसी न्यू मैट्रिक्स के अंदर फॉर्म कर देंगे जोड़ के। तो क्या होगा, 1 + 1 = 2, 5 + 6 = 11, 6 + 5 ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, एंड 7 + 7 ये क्या हो गया, 14। ठीक है।
अब हम हमारे को फुलफिल क्या करना है कि हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दिया, दोनों को हमने जोड़ दिया। अब वो क्या करना है, साइमेट्रिक है कि नहीं है वह हमारे को इस थ्योरम से सिद्ध करना है। तो साइमेट्रिक के लिए क्या होगा कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ही होगा, तब क्या होगा, वह साइमेट्रिक होगा। ठीक है, इसका मतलब हम यह मैट्रिक्स कौन सी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। यदि ये कोई मैट्रिक्स हमारे पास सी है और उसका सी का ट्रांसपोज जब करेंगे तो सी इक्वल, इफ सी इक्वल सी ट्रांसपोज के आ गया तो वह मैट्रिक्स कौन सी हो गई, साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो अब हमारे पास सी तो ये है, इसका ट्रांसपोज भी कर लेते हैं। 2 रो कन्वर्ट इनटू कॉलम, 2 11 और 11 14। तो फ्रेंड्स दोनों मैट्रिक्स को आप चेक कीजिए कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। मतलब कि सी इक्वल तो क्या हो गया, सी ट्रांसपोज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली मैट्रिक्स कौन सी हो गई, साइमेट्रिक। साइमेट्रिक मैट्रिक्स का मैंने पहले ही बता दिया कि एक समान मैट्रिक्स है दोनों, आप चेक कर सकते हैं। अब हम थ्योरम नंबर सेकंड भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए हमने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन पढ़ना होगा। लेकिन अभी हम मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं पढ़े हैं, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा मैट्रिक्स के अंदर हार्ड है, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे उसको, तो उस थ्योरम को अभी आगे पढ़ेंगे। ये तो हमने बता दी क्योंकि एडिशन इतना हार्ड नहीं था, ईजी है ये थोड़ा। अभी हम पूरे एडिशन, सबसेक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो कुछ भी होता है, डिवीजन तो अभी इनवर्स और मैट्रिक्स के अंदर, जो कि एक्सरसाइज नंबर 4 के अंदर आएगा। अब हम पहले एडिशन और सबसेक्शन वो सभी पढ़ लेते हैं, उसकी जो भी कंडीशन है वो फुलफिल करके उसके बाद में हम थ्योरम नंबर जो सेकंड है वो आगे हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स एडिशन सबसेक्शन पढ़ने से पहले हमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानना होगा। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी का मतलब एक इक्वल कैसे, मतलब कि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कैसे हो सकती है, उसके बारे में क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन, दो कंडीशन होती है इसको चेक करने के लिए कि कोई भी मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है, उसका दो कंडीशन ही हो सकती है। क्या हो सकती है, तो पहली कंडीशन क्या बोल रही है कि वह दोनों कंपेरेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, यदि कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है, इसको स्टैंडर्ड में लिखते हैं हमेशा, और m इंटू एन है, और सेकेंड कोई मैट्रिक्स है b aij जिसका ऑर्डर है क्या, अक्स y, अक्स इंटू वाई। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कैसे होगी, यदि उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। मतलब कि m इक्वल x होगा एंड n इक्वल टू y, मतलब कि दोनों के ऑर्डर यदि सेम रहेंगे ना, तभी क्या होगा, वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है। ये तो कंडीशन नंबर फर्स्ट थी। अब कंडीशन नंबर सेकंड क्या बोल रही है, मतलब कि उनके जो एलिमेंट्स हैं शुड बी इक्वल। अंडरस्टैंड, कि दोनों के एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। अभी हम पूरी कंडीशन ही फुलफिल कर देते हैं। एग्जांपल लिखे, a इक्वल टू ए बी सी डी एट b इक्वल टू m इंटू एन एंड b इक्वल टू k l m n। इनको कैपिटल m n मान लो, नहीं तो ऑर्डर से मैच हो जाएगा। ये क्या है, x इंटू वाई। तो फ्रेंड्स क्या होगा, यदि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कैसे होगी, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, सॉरी यहाँ पे करस्पॉन्डिंग आएगा, करस्पॉन्डिंग। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब कि समानांतर जो भी हमारे पास होता है एलिमेंट्स, वह क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब कि a इक्वल टू के होना चाहिए, b इक्वल टू एल के होना चाहिए, c m के एंड d n के। ये दोनों तो एलिमेंट्स के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और दोनों के ऑर्डर भी सेम होने चाहिए। मतलब कि m इक्वल टू एक्स एंड n इक्वल टू वाई, मतलब कि दोनों के ऑर्डर सेम है और दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तब क्या होगा, मैट्रिक्स A इक्वल टू मैट्रिक्स B। तो दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें यह चेक करना होगा कि उसके एलिमेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, उन दोनों के ऑर्डर सेम है, मतलब कि दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगी। अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। तो
तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऑपरेशंस क्या क्या है, मतलब कि उनके अंदर क्या जोड़े क्या घटाए, किस प्रकार होगा मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिशन। क्या होगा दो मैट्रिक्स को ऐड करने पे। तो उससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार ऐड होगा ये। तो अब ऐड होने के लिए भी कंडीशन होती है, जो नॉर्मल सी बात है। पहली कंडीशन क्या होती है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। वो हमने बताई दिए कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, ये इसी एक मैट्रिक्स से समझ लिए हमने। अब क्या हुआ, दोनों मैट्रिक्स के बाद में और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या होंगे, ऐड होंगे। अभी हमने बताया था कि दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, ऐड होंगे। और जो रिजल्टेंट हमारे पास जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगी वह भी सेम ऑर्डर की ही होगी। ठीक है, m इंटू एन, और जो भी हमने ऑर्डर m इंटू एन इंटू m इंटू एन से किया था, तो दोनों की क्या होगी, रिजल्ट मतलब कि दोनों की ऐड करने के बाद में हमारे पास जो भी मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगी वह उसी ऑर्डर की होगी जिसकी हमने जो खुद मैट्रिक्स पहले थी। ठीक है, अब एडिशन के लिए हम पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एंड सेकेंड जो है वह क्या है, b इक्वल टू 13 11 6 9, 2 इंटू 2 की है और ये भी 2 इंटू 2 की है। तो a प्लस बी क्या होगा, हमने दो मैट्रिक्स ली, इन दोनों में अभी हम जोड़ेंगे तो दोनों का सम क्या होगा, a प्लस बी क्या होगा, इक्वल 1 2 3 4 प्लस 13 11 6 एंड 9, ये दोनों होंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तब अभी हमने बताया कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या होंगे, ऐड होंगे। तो 1 को 13 में ऐड कर दिया, कितना आया 14, 11 को 2 और 11 दोनों को जोड़ दिया, कितना आया 13, 3 और 6 को जोड़ दिया, क्या आया 9, एंड 9 एंड 4 को ऐड कर दिया, कितना आया 13। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी कौन सी हुई, 2 इंटू 2 की हुई। तो फ्रेंड्स हमने इस मैट्रिक्स को ऐड कर दिया। हमने सबसे पहले दो मैट्रिक्स ली ए एंड बी और दोनों को ऐड किया, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या होंगे, ऐड होंगे। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो सेम ऑर्डर की ही मिलेगी। जो पहले मैट्रिक्स ए और बी दोनों थी ना, वह सेम ऑर्डर की ही मिलेगी। अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन या फिर डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स की। कोई भी दो मैट्रिक्स को जब हम आपस में डिफरेंस सब्सट्रैक्शन करते हैं तब क्या हमारे पास रिजल्टेंट मिलता है। तो सब्सट्रैक्शन के लिए भी हमारे पास सेम जो कंडीशन थी जो एडिशन में थी वही सेम सब्सट्रैक्शन में भी है। तो क्या होगी, पहले तो वो दोनों सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन रिजल्टेंट भी हमारे पास सेम ऑर्डर की मिलेगी। और थर्ड कंडीशन क्या थी, जो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए और फर्स्ट वाली मैट्रिक्स से सेकंड वाली मैट्रिक्स ही कैंसिल सब्ट्रैक्ट होंगी। मतलब कि यदि ए और बी का डिफरेंस करेंगे ना, तो ए वाली मैट्रिक्स के एलिमेंट से फर्स्ट वाले बी के मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। चलो नहीं समझ में आया तो एग्जांपल लेके समझते हैं। क्या है एग्जांपल, हमने एग्जांपल लिया, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एंड बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 13 14 15 16। दोनों के ऑर्डर देखिए सेम है, 2 इंटू 2 ही है। ठीक है, अब a माइनस बी की बात करते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4 माइनस 13 14 15 16। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए माइनस बी की। ए माइनस बी के अंदर क्या होता है, जो ए हमारे पास जो मैट्रिक्स थी ए उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं और वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी के क्या होंगे, माइनस होंगे। मतलब कि 1 माइनस कोरोस्पॉन्डिंग का इसका कोरोस्पॉन्डिंग ए का कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1 है यहाँ पे, तो बी का क्या है 13, तो 1 के अंदर से 13 को माइनस कर देंगे। तो रिजल्टेंट हमारे पास कैसे मिलती है ये देखते हैं। अभी क्या है, 1 के अंदर माइनस करेंगे क्या 13, तो क्या होगा -12। 2 के अंदर माइनस करेंगे क्या 14, तो 2 - 14 -12।
3 माइनस 15 क्या होगा, ये भी -12, एंड 4 माइनस 16 ये भी -12। रिजल्टेंट हमारे पास 2 इंटू 2 की ही थी, आ गई, ये भी हमारे पास 2 इंटू 2 की ही है। तो हमने इससे क्या सीखा कि दो मैट्रिक्स है हमारे पास, क्या है, ए एंड बी, हमारे पास क्या है, दो मैट्रिक्स है, उसका माइनस किया तो बहुत ईजी है, ये क्या डिफिकल्टी है ही नहीं कहाँ पे। 1 के अंदर से 13 को माइनस कर दिया, 12 आ गया, एंड सभी को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंस था, इजीली सम की एडिशन की तरह ही क्या था, डिफरेंस सब्सट्रैक्शन था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन अभी हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। सबसे पहले हम स्केलर की बात करते हैं। स्केलर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स होती है जिसको हम रियल नंबर जैसे कि 1 2 5 जितना भी जो कुछ भी होता है उनसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो ये बहुत ईजी है। लेट्स टेक एन मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 4 2 5 3 6। हमने ये कोई भी मैट्रिक्स ली 2 इंटू 3 की, 2 रो है एंड 3 क्या है, कॉलम। अब हम इसको, इस मैट्रिक्स को कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। स्केलर मतलब कोई भी रियल नंबर। अब रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि हम अभी एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब कि 3a निकालना हमारे को। 3a निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस पूरी मैट्रिक्स को 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इस जैसे कि हमने एडिशन के अंदर क्या सोचा था कि जो भी एडिशन होगा वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में पूरे से लिया जाएगा। और जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी उसके अंदर क्या था कि जो भी माइनस आएगा वो पूरे एलिमेंट से ही बाहर आएगा। तो क्या सिमिलरली क्या होगा, यदि हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वह ना कि किसी एक एलिमेंट से जाएगा, वह सारे एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होगा। 3 था ना, अभी ए था तो हमारे पास ये था, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये पूरे एलिमेंट्स पे ही मल्टीप्लाई अप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। 3 को 1 से किया 3, 3 को 2 से किया 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 5 3 जा 15 एंड 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। रिजल्टेंट हमारे पास क्या मिला, 2 इंटू 3 का सेम ही ऑर्डर की हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल गई। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं था, स्केलर मैट्रिक्स को ज़्यादा हार्ड नहीं है। वैसे क्या है, किसी भी मैट्रिक्स लिया हमने, कोई भी रियल नंबर ले लिया, उस रियल नंबर को इसके अंदर सारे जितने भी एलिमेंट थे सभी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर रियल नंबर के लिए, कोई भी पर्टिकुलर रियल नंबर है के, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अंदर कोई भी एलिमेंट्स है, जैसे कि हमारे पास कोई भी ये मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ठीक है। अब इसको किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे कर देंगे, जैसे कि मानते के से करते हैं तो के ए की वैल्यू निकालेंगे। के ए की वैल्यू के लिए क्या होगा, सभी एलिमेंट्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि के स्मॉल ए, के बी, के सी एंड के डी, ठीक है। ये अंदर सभी से मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली यहाँ पे के की वैल्यू 3 रख देंगे और जो एलिमेंट्स मैट्रिक्स होती है वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 2 इंटू 2 की हो, चाहे 3 इंटू 3 की हो, चाहे m इंटू n की हो, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। यदि 2 मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह किस प्रकार से मल्टीप्लाई होती, तो रुको, तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं। तो फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या है कि 2 मैट्रिक्स हमारे पास ए इक्वल टू क्या है, ए आई जे एम इंटू एन, जिसके अंदर ए आई जे कुछ एलिमेंट्स है और उसका ऑर्डर क्या है, एम इंटू एन। और बी जो मैट्रिक्स है उसके अंदर ए आई जे एलिमेंट्स है और क्या है, बी पी इंटू क्यू, क्या उसका क्या है, ऑर्डर है। अब हम बात करते हैं वह दोनों मल्टीप्लाई, दोनों आपस में मल्टीप्लाई कैसे होगी। तो उस मल्टीप्लाई करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, जो मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा चाहिए, तो क्या है, जो ऑर्डर होता है ना उसके अंदर जो कॉलम होता है ना, बेसिकली किसको डिनोट करता है, कॉलम को डिनोट करता है। ये रो एंड ये इंटू कॉलम ही तो ऑर्डर होता है उसका, रो इंटू कॉलम ही तो होता है। तो जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम पार्ट है वह सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके रो पार्ट के इक्वल होना चाहिए, मतलब कि एन है जो पी के इक्वल होना चाहिए, एन इक्वल टू पी। ये दोनों यदि इक्वल होंगे तभी ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा। यदि तो ये दोनों इक्वल नहीं है तभी इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, मतलब कि ए इंटू बी इज नॉट पॉसिबल, समझ गए। और ए बी नॉट पॉसिबल होगा कब, जब पी इज नॉट इक्वल टू
क्या होगा n, मतलब कि p और n यदि इक्वल नहीं है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई तो पॉसिबल कब होगा, जब n इक्वल टू p, मतलब कि फर्स्ट रो के कॉलम इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स के रो इक्वल होंगे, तभी वह दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोई भी मैट्रिक्स को उनका रिजल्टेंट ऑर्डर क्या होगा। ये दोनों मतलब कि मल्टीप्लाई हो गई, उनके बाद में जो एलिमेंट्स आएंगे, लेट्स टेक AIJ, कोई भी एलिमेंट्स आएंगे, उनका रिजल्टेंट ऑर्डर क्या होगा, वह ऑर्डर किसके इक्वल होगा, m इंटू पी के इक्वल होगा, सॉरी क्यू के इक्वल होगा, m इंटू क्यू के ही इक्वल होगा। अभी बात करते हैं हमने कोई भी मैट्रिक्स ली AIJ जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर है m इंटू n, B मैट्रिक्स ली जिसके अंदर AIJ एलिमेंट्स है एंड उसका ऑर्डर क्या है, p इंटू क्यू है, और वह दोनों का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब n इक्वल टू क्या होगा, p। अब n इंटू पी तो चलो हमने चेक कर लिया कि दोनों क्या है, इक्वल है। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट मतलब कि फाइनल जो मैट्रिक्स होगी मल्टीप्लाई करने के बाद वह किस ऑर्डर की होगी, तो वह m इंटू क्यू ऑर्डर की होगी। यह बात अपने दिमाग में सेव कर लो। क्या होगा कि दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कब संभव है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम्स है जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स वह सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तब तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन संभव है। उसके बाद में जो रिजल्टेंट हमारे पास जो मैट्रिक्स मिलेगी वह क्या होगी, m इंटू पी ऑर्डर की, m इंटू क्यू ऑर्डर की ही होगी। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन ध्यान से पढ़ने के लिए हम किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके आपको अप्लाई करके बताते हैं कि ये क्या किस प्रकार होती है, कैसे होती है। तो हमने कोई भी मैट्रिक्स ली A जिसके अंदर एलिमेंट्स है 6 9 2 3, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। ठीक है, अब हमने कौन सी ली, B, कोई भी हमने मैट्रिक्स ली, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 2 6 0 7 9 8, इसके अंदर ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 रो एंड 3 कॉलम, 2 इंटू 3। तो अब हमारे को क्या चेक करना है कि इसके कॉलम पार्ट और इन दोनों के रो पार्ट दोनों इक्वल है या नहीं है। तो आप चेक कर सकते हो 2 इक्वल टू 2 है, मतलब कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल है। अब हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यदि 2 इक्वल टू 2 आ गया ना, इसके कॉलम पार्ट और इसका रो पार्ट दोनों इक्वल है, इन दोनों का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि AB पॉसिबल है, AB इज पॉसिबल। ठीक है, अब वह मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी वह किस ऑर्डर की होगी, 2 इंटू 3 ऑर्डर की होगी। ठीक है, 2 इंटू 3 ऑर्डर की होगी। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या कैसे मिलेगी हमारे को, 2 इंटू 3 ऑर्डर की मिलेगी। अभी हमने बात की थी m इंटू पी क्योंकि, तो m यहाँ पे क्या है 2 है और q क्या है यहाँ पे 3 है, मतलब 2 इंटू 3 ऑर्डर की ही मिलेगी। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगी, AB को मल्टीप्लाई करने के बाद में AIJ कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे और जिसके अंदर क्या होगा, जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 2 इंटू 3। आप इसको आराम से पढ़िए क्योंकि इस टॉपिक से कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य आ जाता है। तो 2 इंटू 3 और बेसिकली सारे एग्जाम्पल्स इसके थ्रू ही आएंगे। 2 इंटू 3 हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके अप्लाई करते थे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होगा, AB इक्वल टू 6 9 2 3 2 6 0 7 9 एंड 8, ये दोनों मैट्रिक्स थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या मिलेगी। पहले रिजल्टेंट बना लेते हैं हम, जो भी रिजल्टेंट मिलेगी वह पहले बना लेते हैं। क्या होगा, AB हमारे पास कोई मैट्रिक्स आएगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास 2 इंटू 3 की क्या होगी, मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगी। तो उन दोनों मैट्रिक्स के अंदर 2 का मतलब 2 रो होगी, 3 का मतलब 3 कॉलम होंगे। लेट्स हम पहले ही मान लेते हैं ABC होंगे और DEF होंगे और 2 इंटू 3 की ये मैट्रिक्स बन गई। मतलब कि मान के चलते ये वाले एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे। अब मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे, मल्टीप्लाई करने का सही तरीका क्या होगा, कैसे मल्टीप्लाई होंगी दो मैट्रिक्स
ऐसे इसके अंदर एडिशन वाली तरह कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के थ्रू नहीं होंगे, बल्कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कर दिया तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होगा, वो ओनली स्केलर के अंदर था, स्केलर के अंदर ही था। अब वह टू मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के अंदर नहीं होगा, तो वह क्या होगा? तो देखिए, तो सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा कि ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये रो है, इस वाली मैट्रिक्स की जो रो है वह पहले मल्टीप्लाई होगी इस वाली कॉलम से, ठीक है। ये वाली जो रो है वह पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस करेंगे क्या, ये वाली मैट्रिक्स इनटू दिस, फिर ये वाली मैट्रिक्स इनटू दिस, ठीक है। अभी हम इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स चेक करते हैं कैसे होगी वो। तो 6 इंटू दिस, पहले हमारे को रो ऑफ फर्स्ट जो मैट्रिक्स है हमारे पास ए एंड बी है, ये दोनों मैट्रिक्स थी। रो ऑफ फर्स्ट वाले की क्या लेनी है? रो, एंड सेकंड वाले की क्या लेनी है हमारे को? कॉलम। फर्स्ट वाले की रो एंड सेकंड की कॉलम। इधर लिख लेते हैं, फर्स्ट क्या रो एंड सेकंड क्या कॉलम। तो 6 इंटू 2, पहले इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 2, फिर दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, प्लस 9 इंटू 7। ये किसकी वैल्यू हो गई? यहाँ से ए की वैल्यू हो गई, मतलब कि 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7, ये किसकी वैल्यू हो गई? ए की वैल्यू हो गई। अब हम सेकंड बी की वैल्यू निकालते हैं। अब हम बी की वैल्यू निकालते हैं, तो बी की वैल्यू क्या होगी? 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9। सी की वैल्यू क्या होगी? 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। अब ये जो हमारी पहली रो थी उसका काम कंप्लीट हो गया। आप चेक कर सकते हो 3 कॉलम हमारे को मिल चुके हैं। हमारे को ये किससे पता चला कि हमारे को 3 ही मल्टीप्लाई करने हैं? ये हमने जो पहले बनाई थी ना, इसके अंदर 3 कॉलम थे, इसके थ्रू हमने चेक कर लिया और 3 ही कॉलम बनेंगे। और वैसे भी आगे कोई था नहीं जिससे हम मल्टीप्लाई करते। 6 इंटू मतलब कि इस रो का काम हो चुका। अब हम क्या करेंगे? 2 और 3 जो रो है इसका काम करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे? जो सेकंड रो है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो के लिए क्या करेंगे? 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7 एंड 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 6 इंटू 2 क्या होगा? 12 प्लस 9 7 जा 63 प्लस 12 कितना हो गया? 75 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 75। इधर क्या हो गया? 9 9 81 प्लस 36 इक्वल टू 117 एंड 6 इंटू 0, ये तो 0 ही हो गया, और 9 इंटू 7 9 इंटू 72 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? 7 इंटू 3 21 और प्लस 4 कितना हो गया? 25। और यहाँ पे 39 हो गया। और यहाँ पे 2 इंटू 0 मतलब 0 हो गया, और 8 3 जा 24। ये हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? ऑब्टेंड हो गया। ठीक है, आप जानते हो। अब वापस आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा हार्ड है, आपके समझ में आया होगा या किसी का नहीं होगा, इंटेलिजेंट के आ गया होगा, और कुछ स्टूडेंट्स पुअर भी होते हैं, तो हम उनके लिए भी सोच के चलते हैं। क्या होगा? मैट्रिक्स क्या है? 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होगा? देखिए, ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, एंड बी है जिसका ऑर्डर है क्या? p इंटू क्यू। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको चेक करना क्या होगा कि जो n है वह p के इक्वल होना चाहिए, मतलब कि रो ऑफ सेकेंड इक्वल टू फर्स्ट ऑफ के क्या होगा? कॉलम। मतलब कि कॉलम है ना, जो सेकेंड का कॉलम है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है, वह सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। ये जो फुलफिल हो गई हमारी कंडीशन, उसके बाद में हम क्या चेक करेंगे? जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में हमारे को मिलती है वो किस ऑर्डर की मिलेगी? तो वह m इंटू क्यू ऑर्डर की ही मिलेगी। ठीक है, अब हम चेक करने जा रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमने यहाँ पे क्या लिया था? कोई एग्जाम्पल लिया था। अब एग्जाम्पल से क्या लिया हमने? 2 इंटू 2 की हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स थी एंड 2 इंटू 3 की सेकेंड मैट्रिक्स थी। हमने चेक किया तो n 2 इक्वल टू 2 आ गया, मतलब कि n इक्वल टू p वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हमारे को मैट्रिक्स बनानी है, वो किस ऑर्डर की बनानी है? वह 2 इंटू 3 की बनानी है। अब 2 इंटू 3 की बनाने के लिए हमने पहले से ही क्या बना ली? एक रफ मैट्रिक्स बना ली, जिसके अंदर ए बी को मल्टीप्लाई करके हमने कोई भी ए बी सी 3 कॉलम ले लिए एंड बी क्या ले लिया?
एंड टू, दो क्या ले लिए ए, ये जो हमने रो ले ली और उसका ऑर्डर 2 × 3 हो गया। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 3 है, कैसे मल्टीप्लाई करें? तो उसकी कोई कंडीशन होती है, वह कंडीशन मैंने आपको बता दी कि रो ऑफ फर्स्ट की क्या लेंगे हम, रो, एंड सेकंड के कॉलम, सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके हम क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। तो कॉलम के लिए क्या होगा, पहले जो मैट्रिक्स है उसको फर्स्ट कॉलम से, फिर पहली जो रो है उसको सेकंड कॉलम। ये जो हमारे पास ये अपनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बताया था कि ये पोजीशन होती है ना, ये A11 का मतलब 1 इस वाली रो का इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या किया हमने, 6 × 2 कर दिया, तो क्या गया, एंड उन दोनों को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, प्लस 9 × 7, ठीक है। फिर बाद में इसको किया 6 × 6 प्लस 9 × 9, 6 × 0 कर दिया, और फिर बाद में 9 प्लस कर दिया क्या, 9 × 8, सॉरी 9 × 8। अब फिर बाद में क्या किया, ये वाले डी वाली एलिमेंट चाहिए था मेरे को, तो क्या होगा, 2 × 2 कर दिया, फिर क्या किया, प्लस दोनों को जोड़ कर दिया, क्या 3 × 7, फिर 2 × 6 प्लस 9 × 3, और 2 × 0 प्लस 3 × 8। ये हमारे पास हमने ऐड कर, जो भी था हमने कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों को आपस में ऐड कर दिया। अब जो ये मैट्रिक्स थी यहाँ पे कोमा प्लस हुआ, ये तो एलिमेंट्स है ना, उनके बीच में कोमा प्लस ये कुछ भी नहीं लगता, तो हम क्या करेंगे, इनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे। 12 + 63 75, इन सभी को ऐड करके मल्टीप्लाई करके और ऐड करके दोनों को यहाँ पे पूर्ण रूप से यहाँ पे कंप्लीट लिख दिया। यहाँ पे इनको कंप्लीट लिखने के बाद में रिजल्टेंट हमारे को मैट्रिक्स चेक करते हैं, तो यहाँ पे कितनी रो है, 2 तो रो है, एंड कॉलम कितने, 3 कॉलम है, तो 2 × 3 की हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो गई। तो हमारी कंडीशन भी फुलफिल हो गई और हमारी मल्टीप्लेक्शन हो गया। अब हम यहाँ से एक चीज चेक करते हैं कि क्या, कि हमने A × B किया, देख एक A हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स थी, 6 9 2 3, और B कौन सी थी, 2 6 0 7 9 8। ये हमारे पास 2 × 2 की थी और ये 2 × 3 की थी। अब हम चेक करते हैं कि क्या A × B तो पॉसिबल हो गया, क्योंकि 2 = 2 हो गया। अब क्या B × A पॉसिबल है, तो B लिख लेते पहले, फिर बाद में A लिख लेते हैं। अब चेक कीजिए, 2 × 3 की ये मैट्रिक्स हो गई, ये क्या है, 2 × 2 है। अब हम चेक करते हैं तो क्या होगा, इसका कॉलम और इसके रो इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पे 3 = 2, मतलब कि 3 is not equal to 2, मीन्स ये यहाँ पे n is not equal to p, जो अभी कंडीशन थी ना, n is not equal to p, ये रहा यहाँ पे, अभी ये फुलफिल नहीं हो रही, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। जब ये कंडीशन पहले फुलफिल करेगा उसके बाद में ही क्या होगा, ये वाली मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अन्यथा ये पॉसिबल ही मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो सकता। ये दोनों इक्वल होंगे ना, तभी ही मल्टीप्लिकेशन आगे बढ़ेगा, और वह 2 × 2 का होता। यदि यहाँ पे 2 × 2 ये 3 की जगह 2 होता ना, तो ये 2 × 2 की ही रिजल्टेंट हमारे को मैट्रिक्स मिलती। आई थिंक आप समझ रहे हो, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया है समझाने का। अब हम आगे चलते हैं, हमने एक थ्योरम अभी रखी हुई थी कि वो थ्योरम हम आगे पढ़ेंगे, वह थ्योरम अब पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं हमारी थ्योरम नंबर 2, जो कि हमारी मल्टीप्लिकेशन पे पॉसिबल थी, इसलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई हमने पहले सीख लिया। अब हम क्या करते हैं, साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलती है, ये थ्योरम क्या बोलती है, इस थ्योरम से हमें क्या पता चलता है कि 4A² मैट्रिक्स A, यदि कोई भी मैट्रिक्स A है तो वह किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ सम ऑफ A + A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ A - A ट्रांसपोज, मतलब कि साइमेट्रिक का हाफ प्लस स्क्यू साइमेट्रिक का हाफ, दोनों को हम ऐड कर देंगे तब वह मैट्रिक्स खुद बन जाएगी जो पहले थी। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे। ये हमारे को इसका प्रूफ कहाँ में नहीं आएगा कि कैसे आई कैसे नहीं आई, तो आप वैसे प्रूफ भी जान सकते हो कैसे आएगी। हाफ यहाँ से कॉमन ले लिए, हाफ इधर जाके 2 हो जाएगा, 2 से ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 2A = 2 हो जाएगा, तो इजीली है ये। लेकिन हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे ये अप्लाई होगा हमारे को आगे क्वेश्चंस के अंदर, ये थ्योरम काम में आएगी, इसलिए आप इसको डायरेक्ट याद कीजिए। हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्या करते हैं समझा देता हूँ। तो मैं क्या एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ए है हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, क्या है उसके अंदर एलिमेंट्स 4 7 8 2 एंड
ए इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज रो चेंज इनटू कॉलम्स, तो 4 7 8 एंड 2। अब ट्रांसपोज लेने में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, इतनी बार हमने बहुत बार ट्रांसपोज ले लिया। अब ये दोनों ट्रांसपोज हमने ले चुके, अब हम क्या करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज के लिए क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का मतलब साइमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज का मतलब स्क्यू साइमेट्रिक होता है, जो हमने थ्योरम नंबर 1 से ही सीख लिया था। ए प्लस ए ट्रांसपोज कर लेते हैं हम, क्या होगा 4 + 4 8, 8 + 7 15, 8 + 7 15, 2 + 2 4, ठीक है। और यहाँ से ए माइनस ए ट्रांसपोज भी ले ही लेते हैं। 4 - 4 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सबस्ट्रैक्ट होगा ना, तो 4 - 4 0, 7 - 8 -1, 8 - 7 1 एंड 2 - 0 2, सॉरी 2 - 0 सॉरी 2 - 2, तो क्या होगा 0 आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, अब हम इसको इसके अंदर अप्लाई करके देखते हैं। तो हमारी मैट्रिक्स ए क्या थी, 4 8 7 2, और हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, 8 15 15 7 4, सॉरी है ना। तो क्या क्या होगा, 8 का हाफ कितना होगा 4, 15/2 का हाफ 15 का हाफ 15/2, इधर भी 15 का हाफ 15/2, और 4 का हाफ 2 हो जाएगा। और प्लस क्या करते हैं, हाफ ऑफ इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ क्या होगा 0/2, मतलब कि 0 ही होगा। और 1 - 1/2 मतलब कि -1 का जो हाफ होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा। और 1 का डिवाइड 2 करेंगे तो ये आ जाएगा, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 ही आ जाएगा। RHS को सोल्व कर लेते हैं। 15/2 - 1/2, 15/2 - 1/2, रफ वर्क है ये, थोड़ा रफ वर्क है। 15/2 - 1/2 तो क्या होगा 2, 15 - 1 14, क्या होगा 7 आ जाएगा ये। तो इधर तो कुछ नहीं है, 4 + 0 4 ही आएगा, और 15/2 प्लस ये दोनों का करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 15/2 - 1/2 क्या होगा 7 आ जाएगा। एंड 15/2 + 1/2 क्या होगा, यहाँ पे प्लस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। एलसीएम 15 + 1 16, 16/2 क्या होगा 8, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/2 + 0 = 2। अब आप चेक कर सकते हो ये वाली मैट्रिक्स, ये LHS था हमारा, और ये वाली मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, तो ये कंडीशन इस थ्योरम को फुलफिल कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब कभी भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका साइमेट्रिक का हाफ करके और इसको साइमेट्रिक का हाफ करके दोनों को जोड़ देंगे तो वह हमारे पास वह सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, हमारी इंट्रोडक्शन नंबर 2 था मैट्रिक्स चैप्टर का, हमने उसको कंप्लीट कर लिया। इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सारे एग्जांपल्स, सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो हमारी बुक के पीछे सारे जितने भी एग्जांपल्स हैं वह सारे सोल्व करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज एंड जो जितनी भी एक्सरसाइज है सारी कर लेंगे, मिसलेनियस भी कर लेंगे, ठीक है। आपका हमारे को सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे आप नोटिफिकेशन जैसे भी हम वीडियो अपलोड करें आप हमारी वीडियो आपके पास चले जाए। एंड वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो, एंड आप भी सेफ रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।